Hello everyone, welcome on this amazing platform of Biology Adda. Myself AK Sinha, your biology mentor. All my dear students, today we are going to discuss a very important chapter that is life process. हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। अब लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपको चार हिस्से पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन, फिर पढ़ना है रेस्पिरेशन, फिर पढ़ना है आपको ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, फिर आपको पढ़ना है एक्सक्रीशन। यानी कि आपको लाइफ प्रोसेस में चार हिस्से पढ़ने हैं, जिसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला हिस्सा जो कि है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, वक्त को थोड़ा सा भी हम लोग जाया नहीं करेंगे। हाँ तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आप जब एनसीईआरटी किताब ओपन करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले हमको पढ़ना है कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, सजीव और निर्जीव होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सजीव के बारे में, फिर निर्जीव के बारे में। यानी कि अगर आप एक को पढ़ लिया ना, यानी कि अगर सजीव को ही पढ़ लिया आपने, तो आप निर्जीव को भी पढ़ ले। कहने का मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा हम देखते हैं कि सजीव होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होने की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ना लिविंग यानी कि सजीव का, तो सजीव के कुछ गुण होते हैं। सबसे पहला जो गुण होता है ना, वो होता है, जो नंबर फर्स्ट का गुण होता है, वो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कहने का मतलब हुआ कि जो भी सजीव हैं, जो भी सजीव हैं, क्या होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि अगर कोई भी वस्तु के अंदर सेल नहीं है, कोशिका नहीं है, तो आप उसको कभी सजीव नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने देख रहे हैं ना, ये एक रिमोट है, ठीक है ना, ये पेन है, इसमें आप देखोगे तो सेल नहीं है। सेल नहीं है तो ये क्या है, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक ना, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि सजीव का शरीर किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है। अब देखिएगा दूसरा बात आता है ये रेस्पिरेशन का। यानी कि हर एक सजीव को सांस लेने की आवश्यकता होती है, श्वसन की प्रक्रिया करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है बच्चों, तो जीवों को या हमें भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जिससे जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रही है, तो खर्च हो रही है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आ रहा है, तो साथ ही साथ हम सांस भी ले रहे हैं। सांस जब ले रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंच रहा है, और ऑक्सीजन क्या होता है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है और एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, जिसको हम लोग को डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बाद कि कैसे एनर्जी जनरेट होता है, क्या होता है एटीपी, हर एक बात को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि सजीव के लिए दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत ही जरूरी है वो है रेस्पिरेशन। चाहे अगर हम बात करेंगे एनिमल की, चाहे वो प्लांट की, तो फ्रेंड्स देखेंगे एनिमल चाहे हो या प्लांट हो, सबको रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पे देखिएगा मेटाबॉलिज्म की। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बात को समझेंगे। जैसे एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो बॉडी है, या सजीवों का बॉडी है, समझिए, हमारा छोड़िए, सजीवों का समझ लीजिए। अब देखिए क्या होता है, उनके बॉडी में क्या होता है, कुछ पदार्थ बनते हैं, कुछ पदार्थ टूटते हैं। कुछ डाइजेस्ट होते हैं, मतलब टूटते मतलब डाइजेस्ट होते हैं। तो कुछ पदार्थ बनते हैं, कुछ पदार्थ टूटते हैं। बनना और टूटना दोनों को मिला देंगे ना, यानी कि बनने वाली प्रक्रिया और टूटने वाली प्रक्रिया, जब दोनों को मिला देते हैं बच्चों, तो वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे कि आप थोड़ा समझो, मेटाबॉलिज्म में हमने आपको बताया दो प्रोसेस, बात को थोड़ा समझेंगे। मेटाबॉलिज्म आप इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। देखिए मेटाबॉलिज्म को हमने क्या बोला, मेटाबॉलिज्म को बोला कि शरीर में बनने और टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि सजीव के शरीर के अंदर अंदर पदार्थ के बनने एवं टूटने की प्रक्रिया, टूटने की प्रक्रिया की प्रक्रिया को एक साथ एक साथ मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि आप देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर दो प्रक्रिया हो रही है, एक बनने की क्रिया हो रही है, तो एक टूटने की प्रक्रिया हो रही है। ठीक ना, पदार्थ के बनने और दूसरा टूटने। हाँ तो बच्चों देखिए, जो बनने की प्रक्रिया होती है ना, जो बनने की प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म। क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में अगर बनने की प्रक्रिया हो रही है या कोई पदार्थ नया बन रहा है, तो उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। ठीक ना,
अगर टूटने की प्रक्रिया की बात करेंगे, टूटने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कैटाबोलिज्म। क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। अब आप इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर एनाबोलिज्म की बात करेंगे तो इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में। हाँ तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, मतलब कि फोटोसिंथेसिस में पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? पदार्थ बनते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन जो है कैटाबोलिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब देखिएगा रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो रेस्पिरेशन में पदार्थ टूटते हैं। रेस्पिरेशन में पदार्थ टूटते हैं, और जब पदार्थ टूटते हैं ना तो क्या मिलती है हमको? एनर्जी मिलती है। मतलब कि जैसे ग्लूकोज हो गया, वो टूटता है तो हमको एनर्जी मिलती है। मतलब कि ये टूटने वाली प्रक्रिया और ये बनने वाली प्रक्रिया, टूटने और बनने वाली प्रक्रिया को हम एक साथ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चले नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। अब ये सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, बात को समझिए। यानी कि हमारे बाहर का जो पर्यावरण है उसके प्रति रिस्पॉन्स देना क्या कहलाता है? सेंसिटिविटी कहलाता है। ठीक ना? जैसे कि मानिए कि मान लेते हैं ये कैंडल है, इसके पास जब आप उंगली लेके जाओगे ना, अगर ये जल रही है तो उंगली लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे उंगली जलेगी। जब आप उंगली जलेगी तो आप उंगली को हटाओगे। जब आप उंगली को हटाओगे ना तो इसी को हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स। यही सेंसिटिविटी है। यानी कि हम हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन है और हमने क्या कर लिया? सेंस कर लिया, तो वहां से उसको हमको हटा लिया यानी और हमारा उंगली जलने से बच गया। तो बच्चों इसी को हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी। एक और बात, अगर हम आपको घींच करके एक चाटा मारे, आपको दर्द होगी ना, और कहेंगे कि हमको दर्द हो रही है, तो ये क्या है? तो एक सेंसिटिविटी है। ठीक ना? ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ। मतलब कि जितने भी सजीव हैं उनके शरीर में वृद्धि होती है। सजीव में वृद्धि होती है, और हमने कभी कभी निर्जीव में भी वृद्धि को देखा है। तो वृद्धि सजीवों की एक प्रॉपर्टी होती है, और कभी कभी आपको ये निर्जीव में भी देखने को मिल जाते हैं। अब देखिएगा रिप्रोडक्शन, यानी कि सजीव में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। कहने का मतलब कि पहले से जैसे कि कोई है, कोई जीव ही है, तो पहले से अगर कोई जीव है तो क्या होगा? वो अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करेगा, अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रजनन। ठीक ना? ओके, फिर होता है एक्सक्रीशन। यानी कि देखिएगा हमारे बॉडी में या ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होता है? कुछ वेस्ट बन जाते हैं जिनका हमारे बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो उसे शरीर से क्या कर देना? बाहर निकाल देना, उत्सर्जन कहलाता है। फिर जो है न्यूट्रिशन, यानी कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से क्या मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व से ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। ठीक ना? तो जितने भी सजीव हैं उनको कम या ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि आपने जो भी देखा, ये पॉइंट्स देखा, ये किसके प्रॉपर्टीज देखे आपने? तो ये आपने सजीव के प्रॉपर्टीज देखे, सजीव के गुण देखे। जस्ट आप इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो निर्जीव हो जाएगा। ठीक ना? ओके, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो एक नाम लिखते हैं वायरस। अब देखिएगा बच्चों, वायरस क्या है? क्या ये सजीव है या निर्जीव है? तो इसमें कंफ्यूजन है, ये एक्सेप्शन है। देखिएगा क्या होता है, अगर ये, ध्यान समझिए, अगर ये सजीव कोशिका के अंदर होगा, सजीव कोशिका के अंदर अगर ये सजीव कोशिका के अंदर होगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जीवित हो जाएगा। कहने का मतलब कैसा होगा? ये लिविंग हो जाएगा। ठीक ना? और यही ये इसको बाहर कर दिया जाए, कोशिका से बाहर कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो बच्चों वायरस को हम क्या कहते हैं? तो वायरस को कहते हैं कि यह सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी होता है। कड़ी होता है, यानी कि इसमें सजीव की भी प्रॉपर्टीज होंगी और निर्जीव की भी प्रॉपर्टीज होंगी। ये डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है, अंदर है वायरस या बाहर है। अंदर है तो लिविंग है, बाहर है तो नॉन लिविंग है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक ना फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ तो अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिएगा हमारा बॉडी है या जितने भी जीव हैं उनका बॉडी है, उनके बॉडी को क्या करने के लिए, उनके बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस या प्रक्रियाएं जरूर होती है, जो भी प्रक्रियाएं
जरूरी होती हैं जो कि उनके बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। जैसे सपोज करो कि आपकी उंगली कट गई, खून निकल रहा है, घाव हो गया, तो घाव को भरना है ना, घाव को भरना है तो क्या, तो कोई प्रक्रिया तो जरूर होगी जिससे आपका घाव भर जाएगा। तो ये टूट फूट की मरम्मत हुई ना, मतलब कि आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोसेस रिक्वायर्ड होंगे, जो भी प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, उसी को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहेंगे। तो चलिए डिफिनेशन को देख लेते हैं। क्या है कि वे सभी क्रियाएं जो जीवों के अनुरक्षण अनुरक्षण कहने का मतलब होता है मेंटेनेंस। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है, उसे आप जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आई होप की डिफिनेशन बहुत आसान है, आपको याद हो गई होगी। हाँ तो बच्चों एक और बात, वीडियो को साथ साथ आप उसको रिवाइज मतलब कि आप इसको रिकॉल भी करते चलेंगे। आपके पास वक्त बहुत समय होता है, कम होता है, ठीक ना, वक्त बहुत कम होता है कि आप इसको बार बार रिवीज करो। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखो। हम आपको इतने शॉर्ट लैंग्वेज में यानी कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे कि आप उसको एक बार पढ़ लोगे ना तो दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, ठीक ना। चलिए तुम क्या कहते हैं, तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और जनरली आपको कितने पढ़ने हैं इस चैप्टर में, आपको पढ़ने एक पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है और उत्सर्जन पढ़ना है। यानी कि लाइफ प्रोसेस में आपको इस चैप्टर में कितने पार्ट पढ़ने हैं, 4। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ठीक है, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे पहला जो कि है पोषण, ठीक ना। ओके, अब पोषण क्या होता है तो बात को समझिए। भोजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग शरीर की वृद्धि, विकास एवं टूट फूट की मरम्मत में करना पोषण कहलाता है। क्या होता है पोषण, तो बहुत ही आसान सा लैंग्वेज में लिखा गया है कि पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर का वृद्धि, विकास और अगर कहीं इंजरीज हुई है, कहीं टूट फूट हुई है, उसको रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जो कुछ भी रिक्वायर्ड होती हैं वो पोषण के द्वारा ही प्राप्त होती हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि भोजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग शरीर की टूट फूट की मरम्मत में करना। अब देखिएगा बच्चों, जो भोजन होता है ना, भोजन में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और उन्हीं कंपोनेंट को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। और हर एक पोषक तत्व अपने में यूनिक होता है। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिसके एक से अधिक फंक्शन होते हैं और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनका कोई विशेष फंक्शन होता है। अगर वो हमारे शरीर में नहीं है तो हमारे शरीर में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, ठीक ना। चलिए, तो आपने देख लिया कि पोषण क्या होता है। फिर अगर अब आपसे कहें कि बताइए ये भोजन क्या होता है, तो भोजन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। तो समझेंगे बिल्कुल ही आसान में। देखिएगा, वैसा पदार्थ जिससे हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, भोजन क्या है, तो एक प्रकार से एक पदार्थ है, एक मटेरियल है जो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मतलब कि हमारे शरीर को जो कुछ भी पोषक तत्व में आवश्यकता है, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मिनरल्स क्यों ना हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे बॉडी को भोजन के द्वारा ही मिलता है। तो सिंपल सा कि भोजन वैसे पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी को जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। अब देखिएगा, अब ये पोषक तत्व क्या होते हैं, बात को समझिएगा। बहुत सिंपल है, भोजन के घटक को पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फूड। यानी कि फूड के जो कंपोनेंट होते हैं ना बच्चों, उसी को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषक तत्वों में कौन कौन से होते हैं, सिंपली समझ लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, यानी ये पोषक तत्व होते हैं जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये सभी जो होते हैं हमको कहाँ से मिलते हैं, हमको भोजन से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बच्चों, हमको भोजन से मिलते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे एक बात आती है, वाई वी नीड फूड, वाई वी नीड फूड, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आती है कि हमें फूड का या फूड की आवश्यकता क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है, क्या कारण है कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, भोजन जो होता है ना, भोजन से हमें किसकी प्राप्ति होती है, भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और किसकी प्राप्ति होती है, पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, ठीक ना। इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि बच्चों ये न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम देखेंगे। तो अगर बात करते हैं न्यूट्रिशन के प्रकार की, तो आपको 2 प्रकार के न्यूट्रिशन देखने को मिल जाते हैं। एक स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हमें स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानना है। ठीक है बच्चों, चलिए जानते हैं आखिर ये होता क्या है। ठीक है, बात को समझिए। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे, याद रखिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे या कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। कैसे तैयार करता है, स्वयं तैयार करता है तथा उनका उपयोग करते हैं, अर्थात भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। बात को समझिए, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक ना। ओके, और वैसे जीव जिनमें स्वपोषी पोषण की क्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो स्वपोषी कहते हैं। अथवा में देखिएगा, एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ठीक ना, ये क्या है, तो आपके स्वपोषी है। अगला जो डिफिनेशन सुनिए, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना, ठीक ना। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उसे सुपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करेंगे और ईंधन के रूप में क्या होगा, तो सनलाइट होगा, और बनाएंगे क्या, तो ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, और इसी को हम लोग सुपोषी पोषण कहते हैं। तथा ये जिस जीव में यह पाया जाता है उन्हें हम सुपोषी कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्वपोषी पोषण के प्रकार। तो देखिएगा, स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है, एक रसायन स्वपोषी पोषण, दूसरा प्रकाश स्वपोषी पोषण। तो सबसे पहले हम रसायन स्वपोषी पोषण को देखेंगे, फिर प्रकाश स्वपोषी पोषण को देखेंगे। देखिएगा, अगर हम रसायन स्वपोषी पोषण की बात करते हैं, बहुत ही आसान है, समझिए। देखिएगा, जब स्वपोषी अपना भोजन रसायनों से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग करके तैयार करते हैं, यानी कि जो ऑटोट्रोप्स होते हैं उनको तो एनर्जी चाहिए ना, कि भोजन को बना सके। तो ये जो एनर्जी है वो उनको कहाँ से मिल रहा है, तो जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, उन्हीं ऊर्जा का उपयोग करके ये भोजन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसी ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बना रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जिस ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है उसको कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और एग्जांपल में हमने आपको बता दिया है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर भी बैक्टीरिया ही है, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया तो है ही। तो ये फ्रेंड्स हो जाए ये कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है, तो नाम से ही साफ जाहिर है। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं ना फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब तस्वीर यहाँ पे नहीं होता है, ठीक ना। फोटो का मतलब यहाँ पे होता है लाइट, यानी कि प्रकाश, ठीक ना। यहाँ पे प्रकाश होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब स्वपोषी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, किसके प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके तैयार करते हैं। यानी कि अगर स्वपोषी है ना, वो अपना भोजन बनाने के लिए ईंधन कहाँ से ले रहे हैं, तो देखिएगा, जब सूर्य का जो प्रकाश आता है ना पृथ्वी पे, तो सूर्य के प्रकाश में एक एनर्जी होती है जिसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन एनर्जी, यानी कि विकिरण ऊर्जा। अब ये जो विकिरण ऊर्जा है, इन्हीं का उपयोग करके अगर भोजन बनाया जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो कि डिफिनेशन आपके सामने है, बहुत ही आसान है, कि जब स्वपोषी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके तैयार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्वपोषी कहते हैं, ठीक ना। और ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक ना। अब ये एग्जांपल में सभी हरे पेड़ पौधे, नीलहरी शैवाल इसके एग्जांपल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे टर्म हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं, स्टेप्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि आखिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो देखिएगा, अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो इसका इंग्लिश होता है फोटोसिंथेसिस। अभी डिफिनेशन की ओर चलते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्लोरोफिल की मदद से किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज क्या होता है फ्रेंड्स, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है।
ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मदद से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको आप रिएक्शन से भी समझ सकते हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक ना, कि ये है CO2 प्लस H2O। CO2 और H2O रिएक्शन करेगा किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और दूसरा क्या प्रेजेंट होगा? तो क्लोरोफिल। क्या होगा जी? क्लोरोफिल। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की जो मदद है उससे, और बनता क्या है? ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है? 6,6H12O6 ग्लूकोज बन रहा है। और साथ में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो बच्चों आपके लिए एक प्रश्न है, आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो ऑक्सीजन है आया कहां से? आया कहां से? ठीक है, आया कहां से? तो क्लास को जब तक हम आगे बढ़ाते हैं तब तक आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ उसमें ऑक्सीजन आया कहां से। आई होप आप इसका जवाब सही सही देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सभी हरे पत्तियों में होती है। कहाँ होती है बच्चों? सभी हरे पत्तियों में होती है। तो एक और बात समझिएगा, ये जो हरे पत्तियां होती है ना, ग्रीन लिप्स, ग्रीन लिप्स हरी पत्तियां होती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछी जाएगी ना कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो आंख बंद करके आप टिक करेंगे लीफ। किसको टिक करेंगे? लीफ को टिक करेंगे, ठीक ना। और एक बात समझ लो, ये जो हरी पत्तियां है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पौधे का रसोई घर भी कहते हैं। पौधे का रसोई घर भी कहते हैं, यानी कि किचन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको प्रोसेस को दिखाया गया कि कैसे कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। थोड़ा सा इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या होता है। यहाँ से जो रूट है वो क्या करते हैं? तो मिट्टी से, ये स्टेम है, मिट्टी से क्या करते हैं? वाटर को लेके जाते हैं। कहाँ पे लेके जाते हैं? तो ये वाटर को लेके जाते हैं लीफ के अंदर। बाहर से क्या होता है? तो बाहर से CO2 ले लिया जाता है। देखिए बाहर से क्या लिया जाता है? तो CO2 लिया जाता है, और इधर से क्या पहुंचा है? H2O। और बाहर से क्या पहुंचा है? CO2। दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होकर क्या बनता है? ग्लूकोज बन जाता है। क्या बनता है दोस्तों? और मेरे प्यारे बच्चों क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब ये जो ग्लूकोज है, अब ये जो ग्लूकोज है अगर एक्सेस हो गया, तो अगर एक्सेस ग्लूकोज होता है वो किसमें जमा हो जाता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में जमा होता है। इसको हम बताएंगे आगे, ठीक ना। तो ये प्रोसेस आपको दिख रही है फोटोसिंथेसिस की। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। अब देखिएगा क्लोरोफिल क्या करता है, हम जब पढ़ेंगे ना क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें आपको क्लोरोफिल के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं। तो देखिएगा क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर लिया जाता है। यानी कि जो क्लोरोफिल है ना, वो जो सोलर रेडिएशन है उसको ट्रैप कर लेता है, उसको फंसा लेता है। क्या कर लेता है? उसको फंसा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला प्रोसेस क्या हो रहा है कि जो सोलर रेडिएशन है, जो एनर्जी है, उसको अवशोषित कर लिया गया। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का रसायन ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे कि देखिएगा सूर्य में कौन सा ऊर्जा? रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? तो लाइट एनर्जी है, और उसको किस में बदला जा रहा है? ग्लूकोज में। किसको? जो लाइट एनर्जी है उस एनर्जी को किसमें बदल दिया? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है वो रासायनिक ऊर्जा है। क्या है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा है। यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है उसको किसमें बदला जा रहा है? रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, ठीक ना। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिएगा हाइड्रोजन, यानी जो H2O है ना, H2O है, इस पर रेडिएशन पड़ता है, इस पर रेडिएशन पड़ता है, यूवी रेज पड़ते हैं, और ये टूट जाता है H2 और O2 में, और यही O2 रिलीज होती है। तो आप देख रहे हैं कि जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का ना बनना। यानी कि जो CO2 है उससे क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। यानी कि जो आपको 4 पॉइंट्स दिए है ना, ये चारों पॉइंट किसके अंतर्गत होती हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत होती हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो अगर बात करते हैं ना बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, तो जनरली प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक जिसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, और एक जिसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन, जो कि आपको दिख रहा है। यानी कि ये आधा लाइट रिएक्शन हो रही है और आधा डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे डिटेल में समझते हैं।
लाइट रिएक्शन कब होगी? जब सनलाइट प्रेजेंट होगा, यानी कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है तो लाइट रिएक्शन होता है, और जब अंधेरा रहता है तो डार्क रिएक्शन होता है। वंस अगेन, लाइट रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, डार्क रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं है तो डार्क रिएक्शन, जब है तो लाइट रिएक्शन। आई होप कि आपको एक एक बात समझ में आ रही हो, ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़े ना, बढ़ते हैं। अब देखिएगा, प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन, यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्या होती है बच्चों? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और समझिएगा, इस प्रक्रिया में जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो H2O है ये क्या होता है, तो H2 प्लस O2 में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और यही रिलीज होती है क्या, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट है जिसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन, अप्रकाश अभिक्रिया। साफ सच्चाई सा नाम है, यह प्रक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, और इसी प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, 2 पॉइंट्स बताते हैं, आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, ये जो ग्लूकोज होता है ना, वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। क्या होता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और यहीं पे जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, ये क्या होता है, तो ये बाई प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। यानी कि अब आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, और बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप कि एक एक पॉइंट क्लियर हो गया है। ओके, अब देखिए कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कंडीशन में सबसे पहले क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, फिर क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स बताते हैं, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिएगा, हम सनलाइट की ही बात करते हैं। ठीक है, सनलाइट की बात करते हैं, तो देखिएगा सनलाइट में 2 प्रकार के आपको लाइट देखने को मिलता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेड लाइट, और एक को कहते हैं वायोलेट। वायलेट होता है, एक रेड होता है, दूसरा वायलेट होता है, यानी कि एक लाल रंग, लाल रंग, और एक बैंगनी रंग। अब कहेंगे सर ये आप ये क्या बता रहे हो कि सनलाइट में लाल रंग, बैंगनी रंग, समझो, रुको रुको, आखिर क्या बात है उसको अब हम बताते हैं। देखो, अगर रेड लाइट की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश के, मतलब किस रंग के प्रकाश में अधिक होता है, तो आप कहेंगे लाल रंग के। तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग वाले में, और वायलेट में क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। समझ गए ना क्यों बताया हमने, यही कारण था। ओके, अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो देखिएगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट से कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट से कंटिन्यू करेंगे। क्लोरोप्लास्ट को आपको पूरा फुल्ली डिटेल में बात करेंगे, और फिर हम लोग आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे और आगे कंसेप्ट को देखेंगे। तो बच्चों अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, बातें समझ में आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए। और हाँ जी बच्चों, अगर ये आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर मिलने वाले, वो भी बहुत बहुत आसान से लैंग्वेज में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।